हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एकाधिकार के बारे में। किसके बारे में? एकाधिकार के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है और बहुत आसान सा भी टॉपिक है। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको बड़े ही अच्छे से करना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आने वाले 8 मार्क सिक्योर हो जाए। जी हाँ, ये टॉपिक पेपर में 4 या 8 मार्क के लिए आ जाता है जिससे कि आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए एकाधिकार क्या है और एकाधिकार की विशेषताएं क्या है मेरे साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एकाधिकारी को इंग्लिश में मोनोपोली कहा जाता है। तो ये 2 वर्ड से बना है, एक मोनो और पॉली। ठीक है, तो हमें इसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात करना है। तो जैसे मैंने बोला कि एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। तो 2 वर्ड से बना है, एक मोनो और एक पॉली। तो ये जो एकाधिकारी शब्द है वो कौन से इससे आया है? ग्रीक शब्द से आया है। मोनो को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? मोनोस कहा जाता है। ठीक है, और जो पॉली था, क्या था? पॉली था, उसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? पॉलिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मतलब निकल के आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मोनोस होता है उसका मतलब होता है एक या अकेला, एक या अकेला। और पॉलिस का मतलब होता है विक्रेता। तो मोनोस पॉलिस का मतलब क्या हो गया? अकेला विक्रेता। क्या हो गया? अकेला विक्रेता। इसलिए मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल भी होता है और सिंगल का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेला, सिंगल, अकेला या एक। और पॉली का मतलब होता है सेलर से। किससे होता है? सेलर से, मतलब विक्रेता से। तो मतलब जब किसी बाजार में बस एक ही विक्रेता हो, एक ही बेचने वाला हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार। तो चलिए एकाधिकार क्या है वो हम आपको समझाते हैं और आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यवसाय है जहां पर सामान बनाने वाले आप हो और आप ही अकेले सामान बनाने वाले हो कि वैसा आप सामान अकेले ही बनाते हो। आप जैसा सामान बनाते हो वैसा सामान किसी व्यवसाय या किसी फर्म के पास या किसी उद्योग के पास नहीं है। वो सामान किसके पास है? बस आपके पास है। और बनाना भी किसको आता है? आपको आता है। मतलब उस सामान का बेचने वाला जो इंसान हुआ बस आप हुए ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? एकाधिकार कहा जाएगा। वही बात यहाँ लिखी है कि अगर आसान शब्दों में हम समझते हैं कि जरा सोच के देखिए, अगर आप कोई फर्म या उद्योग हो जो ऐसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हो जिसे आपके अलावा कोई भी फर्म, उद्योग या निर्माण नहीं कर रहा है, अगर कोई कर भी रहा है तो वह आपके द्वारा निर्मित वस्तु है जैसी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब आप जैसे बना रहे हो वैसे क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, तब तो ऐसी स्थिति में आप उस वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत पर क्या होगा? आपका पूरा नियंत्रण रख सकते हो। अपने मर्जी से बेच सकते हो और जिस कीमत पर बेचना है उस कीमत पर बेच सकते हो। इसी को क्या कहा जाता है? एकाधिकार कहा जाता है। जैसे यही चीज आपको यहाँ लिख कर दी गई है कि हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही व्यक्ति विक्रेता होता है, होता है और बाजार में पूर्ति पर उसका क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। किसके ऊपर? पूर्ति के ऊपर उसका क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। उसे क्या कहा जाता है? एकाधिकार कहा जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर बाजार में मैं अकेला हूं बेचने वाला तो मेरी मर्जी है कि मैं कितना बेचूं। मेरी इच्छा है तो मैं बेचूंगा, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं बेचूंगा। दूसरी चीज ये भी होती है कि मुझे किस कीमत पर बेचना है ये भी किसके हाथों में है? मेरे हाथों में है। उसके लिए कोई चीज नहीं होती। बोलने का मतलब ये कि कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, मतलब मेरा जैसा सामान किसी और के पास नहीं होगा, बाजार में उपलब्ध नहीं होती। एक खास बात यह है कि जो एकाधिकारी होता है वो कीमत और उत्पादन की दोनों को एक साथ निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, तो 2 चीजें होती है। जैसे देखो, अगर एकाधिकारी कीमत निश्चित करता है तो कीमत इसने निश्चित किया तो पूर्ति को निश्चित करेगा? ग्राहक करेगा। अगर ग्राहक ने पूर्ति निश्चित किया कि कितना बेचना है, अगर एकाधिकारी ने यह डिसाइड किया कि कितना बेचना है, पूर्ति डिसाइड किया, तो ग्राहक क्या डिसाइड करेंगे? कीमत डिसाइड करेंगे। यह चीज याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या ऐसे आप ऐसे समझो इसको कि मैं एकाधिकारी हूं तो मैं कीमत डिसाइड करूंगा कि मैं कितने में बेचूंगा। खरीदना ना खरीदना किसके ऊपर है? आपके हाथ में।
मतलब पूर्ति किसके ऊपर निर्भर की? आपके ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर मैंने बोला, जब मैंने कीमत डिसाइड किया तो आपने क्या डिसाइड किए? पूर्ति। जब मैं एक अधिकारी हूं और मैं बोलूं कि मुझे 2 ही बेचना है, तो कीमत कौन डिसाइड करेगा? आपको 100 में खरीदना है, 2000 में खरीदना है, 15,000 में खरीदना है, कितने में खरीदना है, ये डिसाइड कौन करेगा? आप। मतलब जब मैंने पूर्ति डिसाइड किया तो कीमत किसने डिसाइड किया? आप लोगों ने। तो वही चीज बात बोला है कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा निश्चित कर सकता है, दोनों को एक साथ निश्चित कर नहीं सकता। एकाधिकारी उस समय कहा जाता है जब वस्तु विशेष का एकमात्र पूर्ति करता होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो अकेला ही उस वस्तु को क्या करता है? पूर्ति करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? एकाधिकार कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऐसी फर्म जो दूसरे फर्म से भिन्न वस्तु बाजार में बेचती है, किसी ना किसी रूप में क्या है? वो एकाधिकारी कहलाती है। अगर मैं बेचने वाला सामान जो मैं बेच रहा हूं वो क्या है? अलग है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एकाधिकारी बाजार कहा जाएगा। तो देखा जाए तो एकाधिकारी का द्वारा उत्पादित वस्तु एवं अन्य वस्तुओं के बीच मांग की जो आड़ी लोच होती है या मांग की जो लोच होती है अत्यंत कम होती है। मांग की लोच कम होती है, क्या मतलब क्या है? तो कीमत अगर में कितना भी परिवर्तन आए, कम हो या ज्यादा हो, मांग उसकी हाई पर ही रहती है। इसलिए मांग की लोच, इसकी आड़ी लोच क्या होती है? हमेशा कम होती है। रीजन ये है क्योंकि इसके पास जो सामान है वो बनाने वाला अकेला है और इसकी जैसे वस्तु किसी और के पास नहीं है। ये अपनी वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकारी पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसको जितना बेचना है उतना ही नियंत्रण करता है। अतः अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण वो स्वयं करता है और खुद ही क्या करता है? कीमत निश्चित करता है। लेकिन वह दोनों पर में से कोई एक ही बात कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया, या तो अपनी क्या निश्चित करेगा? पूर्ति पर नियंत्रण करेगा, या तो वस्तु की कीमत पर निर्धारण करेगा। दोनों का निर्धारण एकाधिकारी एक साथ नहीं कर सकता। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एकाधिकारी क्या कर सकता है, वो बता दिया मैंने आपको। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बता दिया कि एकाधिकार मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एकाधिकारी की क्या बता देता हूँ, कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ जिससे कि आपको एकाधिकारी को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो जैसे कि हमारे पास आई है कुछ एकाधिकारी की परिभाषाएं जो हम आपको अभी समझाते हैं। उन परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा है वो हमारे पास किसने दी है? तो हमारे पास दी है लेनर के अनुसार। किसके अनुसार? लेनर के अनुसार। तो देखिए इनका क्या कहना है। तो ये बोलते हैं कि एकाधिकार से आशय ऐसे विक्रेता से होता है जिसकी वस्तु की मांग की लोच वक्र लगातार क्या होता है? गिरते जाता है। तो इन्होंने परिभाषा में, अपनी परिभाषा ने इन्होंने मांग के वक्र को सहारा लेते हुए एकाधिकार को समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि एकाधिकार से आशय ऐसे विक्रेता से है जिसका मांग वक्र, वस्तु का मांग वक्र लगातार क्या होते जाता है? गिरते हुए जाता है। ये चीज याद रखिए आप। दूसरा, जो चैम्बरलिन है, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहा जाता है जहां क्या बोला है? जिसमें प्रत्येक फर्म से मिली हुई जुली वस्तुएं बेची जाती है, किंतु उसमें थोड़ा सा भेद अवश्य होता है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जहां पर वस्तुएं मिलती जुलती है लेकिन उनमें क्या होता है? फर्क होता है। वो एक दूसरे के समरूप नहीं होती, एक जैसे नहीं होती। ऐसा किसने परिभाषित किया है? चैम्बरलिन ने परिभाषित किया है। बोलने का मतलब यह है कि जब भी मैं आपको कोई परिभाषा पढ़ाऊं तो एक बात याद रखना, परिभाषा को जैसे कि वैसे ही लिखने की कोशिश करना, उसमें अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं करना। परिभाषा का मतलब ही होता है कि किसी बड़े इंसान ने, किसी एक शिक्षित व्यक्ति ने उसको किस तरीके से बताने की कोशिश की गई है, उसी चीज को जैसे कि वैसे ही हमें क्या रखना पड़ता है? अपने दिमाग में बिठाकर रखना पड़ता है और पेपर में लिखना पड़ता है। ये चीज आप याद रखिए। फिर हम आगे बात करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं बड़ी आसान सी है। एक ही उत्पादक और एक ही विक्रेता। तो यहाँ पर एक ही केवल विक्रेता होता है, निर्माता होता है, बनाने वाला होता है। हालांकि जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? इसमें अधिक होती है। लेकिन बेचने वाला जो होता है एकाधिकार में, वो क्या होता है? अकेला ही होता है। पूर्ति पर नियंत्रण होता है। तो एकाधिकारी का कीमत पर भी नियंत्रण होता है तथा पूर्ति पर भी नियंत्रण होता है, पर दोनों पर एक साथ नहीं होता, जैसे आपको बताया गया है। पूर्ति पर नियंत्रण का मतलब क्या? तो एकाधिकारी क्या करता है? अपनी मर्जी से सामान को बेच सकता है। मतलब पूर्ति करना मतलब होता है बेचना। तो मेरी मर्जी, अगर मैं एकाधिकारी हूं तो मैं जितना सामान बेचना चाहूंगा ना, मैं उतना ही सामान बेचूंगा। तो मतलब एकाधिकारी का पूर्ति पर क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता आ गई। फिर आगे की बात करते हैं हम
तो इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो ये है, एक्चुअली एक मिनट दीजिएगा, लास्ट टाइम के लास्ट पेज की हमारी कुछ विशेषताएं बच गई, इसको भी हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट विशेषताएं है हमारे पास वो यहाँ से ही है, इसी पेज पर है, इसको हम हटा देते हैं आपके लिए पहले तो, और फिर आगे बात करते हैं। एकाधिकारी की पहली विशेषता क्या थी? एक ही उत्पादक या एक ही विक्रेता। दूसरी विशेषता क्या है? पूर्ण नियंत्रण। क्या है? पूर्ण नियंत्रण। और तीसरी विशेषता है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकारी क्या करता है? उसके द्वारा वस्तु की जो कीमत निश्चित की जाती है उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु की कीमत होती है वो स्वयं ही तय करता है, क्योंकि अगर मैंने बनाया हो तो मेरी मर्जी। एकाधिकारी क्या करता है? अपने हिसाब से कोई भी कीमत रखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पर्यायी वस्तु नहीं है और उसके जैसा कोई बेचने वाला भी नहीं है। तो पूर्ति पर एकाधिकारी का क्या होता है? पूरा नियंत्रण होता है। फिर आगे की बात करते हैं तो निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं का ना होना। निकटतम स्थानापन्न का मतलब होता है पर्यायी वस्तुएं, तो किसी के पास उसकी जैसी वस्तुएं नहीं होती। एकाधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एकाधिकारी जिस तरीके का सामान बनाता है वैसा सामान कोई दूसरा नहीं बनाता। एकाधिकारी की उसकी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार होता है। बाजार में उस वस्तु के निकटतम स्थानापन्न कोई भी वस्तु नहीं होती जहां पर विक्रेता अपना फैसला बदल सके। ग्राहक को उसी के पास से सामान खरीदना पड़ेगा, मतलब निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती। फिर पांचवा इसकी विशेषता है नए फर्म के प्रवेश पर निषेध। एकाधिकार में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कोई इस एकाधिकार बाजार में आना चाहे तो कोई नया फर्म आना चाहे तो उसके ऊपर निषेध होता है। क्यों निषेध होता है? कि अगर कोई नया व्यवसाय उस एकाधिकार में आ गया तो एकाधिकार कहाँ रहा? वो तो खत्म हो गया ना। तो एकाधिकार व्यवसाय में एक अधिकार मतलब एक का अधिकार, और जब दो लोग आ जाएंगे तो यहाँ तो दो का अधिकार हो जाएगा, तो यह एकाधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए एकाधिकार की विशेषता यह है कि एकाधिकार बाजार में किसी दूसरे व्यवसाय या फर्म के प्रवेश पर क्या होती है? पाबंदी होती है। तो ये हमारी कितनी विशेषताएं हो गई? 5 विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं हम और हम बात करते हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट विशेषता के बारे में, जो है हमारे पास क्या है? मांग की लोच क्या है? इसकी शून्य है। मांग की लोच शून्य होने का मतलब किससे है? तो एकाधिकारी के पास वस्तु खरीदने के अलावा क्रेताओं के पास, एक्चुअली क्रेताओं के पास एकाधिकारी की वस्तु खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ऑप्शन यानी विकल्प ही नहीं होता कि क्रेता को इसके पास ही सामान खरीदना पड़ेगा। इसलिए इसकी मांग, वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। मतलब लोगों को कोई भी कीमत पर एकाधिकारी के पास से ही सामान खरीदना पड़ता है, ये बात याद रखेंगे। मतलब मांग की लोच क्या होती है? एकाधिकार में शून्य होती है। मतलब कि अगर वस्तु की कीमत किसी भी कीमत पर वही वस्तु खरीदनी होती है। मतलब अगर मैं एकाधिकारी हूं और क्रेता अगर आप हो तो मेरी मर्जी, मुझे जितने पर बेचना है मैं बेचूंगा। वहां पर क्योंकि मेरी मांग की लोच शून्य है, क्योंकि मेरी कोई पर्यायी वस्तु ही नहीं है, ना ही मेरे जैसा कोई बनाने वाला दूसरा है, मार्केट में मेरा अधिकार है, तो कीमत निश्चित करने वाला मैं हूं। तो यही चीज देखते हैं यहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। फिर कीमत विभेद करता है। ये कीमत विभेद मतलब मूल्य विभेद होता है। अब मूल्य विभेद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार छोटे पेपर्स में, मतलब किसी पेपर में 2-2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है? जो एकाधिकारी होता है, मतलब अकेला विक्रेता होता है, तो वो क्या करता है? जो इसे मान के चलो एक एकाधिकारी व्यक्ति है तो ये 2 लोगों से व्यवहार करता है। एक किससे? राम से व्यवहार करता है, और एक व्यवहार किससे करता है? श्याम से व्यवहार करता है। तो कोई जैसे एक किताब है, ये किताब है, इस किताब को जो ए है वो राम को 100 रुपये में बेचता है और श्याम इसको पसंद नहीं है, इसलिए इसको कितने में बेचता है? 150 में बेचता है, जबकि किताब तो एक ही है। तो ये बस हक किसके पास है? इस एकाधिकारी के पास है, क्योंकि बेचारा श्याम 150 रुपये में इसी से पास से खरीदेगा, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, क्योंकि एकाधिकारी की मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। तो यही चीज कि जब एकाधिकारी एक ही वस्तु, अपनी वस्तु अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत पर बेच सकता है, उसे क्या कहा जाता है? कीमत विभेद कहा जाता है। एकाधिकार की सबसे बड़ी विशेषता अगर आपसे कोई पूछे तो होता है मूल्य विभेद। एकाधिकार ही ऐसा बाजार है जहां क्या किया जा सकता है? मूल्य विभेद किया जा सकता है। मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत पर एक ही वस्तु को क्या किया जा सकता है? बेचा जा सकता है। जैसे मैंने ये पेन आपको 100 रुपये में बेच दी, लेकिन आपके दोस्त को मैंने 150 में बेच दिया, तो मेरा तभी कर पाऊंगा ऐसा मैं, क्योंकि जब मेरा इस पेन पर एकाधिकार है। ऐसी पेन बनाने वाला मार्केट में कोई दूसरा नहीं है। तो ये बात यहाँ लिखी गई है। फिर एक ही फर्म
और एक ही उद्योग का होना। एकाधिकार में एक ही फर्म होता है, एक ही उद्योग होता है। इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पर सामान बनाने वाला भी वही है और बेचने वाला भी यही है। यहाँ पर कोई दूसरा आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकाधिकारी ही एक फर्म और एक ही उद्योग होता है। तो इस तरीके से एकाधिकार का मतलब होता है और यही एकाधिकार की क्या होती है, विशेषताएं होती है, जिसे मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरीके से पढ़ पाए और आराम से इकोनॉमिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट को इजी वे में क्या कर पाए, सीख पाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जहां बात करेंगे कि नए टॉपिक के बारे में, जहां पर आपके मार्क्स क्या हो जाए, अच्छे से सिक्योर हो जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के देखने के बाद आपके 8 में से 8 मार्क क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।